लैपटॉप लाइट लगा दो, लाइट। Am I audible, Jitesh? Yes, sir, you are audible. Okay. So, मेरे अमित के से Deepak ji, you are also audible. So, can we start? थैंक यू सर। Yeah. Good morning, everybody. Welcome to e-पाठशाला. आप सबका ई-पाठशाला में स्वागत है। कल का टॉपिक जो थोड़ा बहुत रह गया था, गन होल्डिंग का, वेपन होल्डिंग का, तो उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। दीपक सर, फ्लोर इज योर्स, प्लीज स्टार्ट। आप सभी शूटर्स का ई पाठशाला में स्वागत है। नमस्कार। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणिना मनोरथैः नए सुप्त सिंहस प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहने का मतलब ये है कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी उसको मेहनत करना पड़ता है अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जंगल का राजा है और कोई भी जानवर उसके सम्मुख आके, उसके सामने आके ये कहे कि मैं समर्पण करता हूँ और आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख को मिटा लीजिए। तो एक जंगल के राजा को भी मेहनत करने की जरूरत है। तो जैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप सीख रहे हो, जो आपने कल सीखा या जो आपने पहले सीखा या जो आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं, उसकी बारीकियों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे मैंने कल आपको सिखाया कि आपका फुट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इट इज डिफरेंट टू शूटर, देयर पोजीशन एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर। वो कैसे अपनी गन को होल्ड करता है, कैसे अपने हिप को टारगेट से लाइन करता है, कैसे वो राइफल को लिफ्ट करता है और कैसे वो अप्रोच करता है उस शूटिंग टारगेट की तरफ से। तो मैं आपको एक वीडियो डिस्प्ले करना चाहूंगा कि आप उस पे देखिए कि वो एक शूटर यहीं पे आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो एक डिवाइस यूज करता है, स्केल मेजर करता है। तो यू कैन सी दिस वीडियो। तो उसका जो फुटवर्क है, उसका जो प्लेसमेंट है पैर का, वो दोनों आप देख लीजिए कि मेजर है, कितना वो बार बार खुलता है। हर प्रैक्टिस में, हर ट्रेनिंग में वो डिस्टेंस मेंटेन करता है। सेकेंड, यू कैन सी अब नाउ ही डायरेक्टली अलाइन टू द टारगेट। उसका आप हिप देखिए, ही स्लाइटली ही पुश हिज हिप एंड ही इज लिफ्टिंग द गन। प्रोसेस जो उसका है वो सीधा लेके आए। नाउ यू कैन सी हिज प्लेसिंग हिज लेफ्ट एल्बो। नाउ यू कैन सी सेकेंड, आप देख सकते हैं उनका बट अलाइनमेंट। यू कैन सी हिज हेड पोजीशन। तो अब जो आप सीख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी आपकी जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हमें विजडम में बदलना है। और ये तभी हो सकता है जब आप इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। जब तक आप शूटिंग को प्रैक्टिकली आप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि मेरी बॉडी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ग्रेविटी में कहाँ पे मेंटेन करो, कितना मैं पुश करूं कि मेरा बॉडी बैलेंस हो, कहाँ मैं 60% लेफ्ट फुट पे रखूं या 40% राइट फुट पे रखूं या दोनों 50-50 डिपेंड अपॉन द योर बॉडी स्ट्रक्चर। तो मैं कैसे इसको मेंटेन करूंगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं। तो होप दिस वीडियो इज क्लियर द लास्ट टॉपिक एंड टुडेज आई हैव टॉपिक साइटिंग एंड एमिंग। इससे आपको एम करना है, कैसे आपको साइट पिक्चर को देखना है। तो यू कैन सी दिस स्लाइड। इसमें क्लियरली मेंशन है एक करेक्ट साइट अलाइनमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। जैसे आपका बैक साइट है, फ्रंट साइट है और आपका टारगेट है। एक ऑब्जर्व किया गया है नॉर्मली एक शूटर क्या गलतियां करता है जब वो एमिंग में करता है, जब वो साइड पिक्चर देखता है तो क्या गलतियां हो सकती हैं और कैसे वो अलाइनमेंट करता है, क्या चीज उसको अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप मैं स्लाइड में इसमें कुछ लिख रखा है, आप गो थ्रू दैट। दूसरे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देना चाहता हूं। दिस इज राइफल। आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये आइरिस है, ये बैक साइड है और इसके थ्रू ये बैक साइड में फिट है।
अगर आपको क्लियर विजुअल दिख रहा है तो एमिंग कैसे करना है यू कैन सी। तो फर्स्ट आई हैव टू, जब आप पोजीशन अपना ले लेते हैं यू कैन पुश अलाइन टू द टारगेट, और आप जब पोजीशन पे जाते हैं देन आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ योर हेड। जब आप हेड प्लेस करते हैं तो आपका जो आई है, आई बॉल है, वो इस बैक साइड के सेंटर में आना चाहिए। यानी जो आइरिस है, ये आपका जो फिल्टर है, माइक्रो फिल्टर है, या आप नॉर्मल आइरिस पीस, आई पीस लगा रहे हैं तो उसके सेंटर में आना चाहिए। यानी आपको बैक साइड क्लियर सेंटर सेंट्रिकल में दिखना चाहिए, और आई के सेंटर में आपका आई बॉल ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से आपको देखो या राइट से देखो। जब आप कॉर्नर से आप देखेंगे तो आपका विजन क्लियर नहीं होगा। सो इसके साथ यानी बैक साइड के अंदर आपको ये फ्रंट साइड रखना है, बैक साइड के अंदर आपको फ्रंट साइड रखना है, और फ्रंट साइड के अंदर आपको टारगेट को अलाइन करना है। नाउ एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आपका हेड प्लेसमेंट। जब आपका हेड प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा होगा, यू कैन सी दिस अनदर स्लाइड, कि एक एथलीट, एक बिगिनर या फिर एक एलाइट शूटर, वो जब हेड प्लेस करता है, अगर उसका डिस्टेंस आई पीस से ज्यादा है, आपका आइरिस से ज्यादा है, अपार्चर से ज्यादा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है। यू कैन सी द स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बैलेंस भी चेंज हो सकता है, उसको ब्लर विजन भी आ सकते हैं, और करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा। मूवमेंट भी बॉडी में ज्यादा आएगी, क्योंकि आपके, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि आपके बॉडी का 2/3 वेट जो है आपके हेड में होता है। तो हेड प्लेसमेंट अगर आपका सही है देन यू कैन, विजन आपका क्लियर होगा। तो करेक्ट क्या हेड प्लेसमेंट होना चाहिए, आइरिस के साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एज पर आईएसएसएफ रूल, कि आपका जो बैक साइड है या आपने जो फिल्टर लगाया हुआ है वो आपको आपके फोरहेड या आईब्रो से टच नहीं होना चाहिए। यानी आपको मैक्सिमम एडवांटेज लेना है कि आपकी जो रियर साइड है, जो आपका अपार्चर है, यू कैन मोर क्लोज टू योर आई, देन योर विजन इज बेटर। तो यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। सेम शूटर, एंड पहले उसका हेड ऐसे था, जब उसको करेक्ट किया गया, नाउ ही प्लेस करेक्ट प्लेसमेंट। नाउ यू कैन सी, नाउ इसमें क्या इसको एडवांटेज मिलेगा कि इसका विजन क्लियरिटी बेटर हो जाएगा। जो पहले बबलिंग आ रही थी, आपने देखा मोस्ट ऑफ शूटर्स की शिकायत होती है कि उसको थोड़ी बार देखने के बाद विजन ब्लर हो जाता है। एंड सेकेंड, उसको अब आपने अगर हेड पीछे कर रखा है, हेड पीछे है, तो यू नीड फोर्स टू आई, आपके आई रेटिना में ज्यादा आपको फोर्स लगाने पड़ता है। बट अगर आपका हेड प्लेसमेंट सही है और आपका अपार्चर जो है नियर टू आई और आपका रेटिना सेंटर में है, तो आपका जो इमेज जो बन के आएगी वो आपको, आपकी आंखों को रिलैक्स रहेगी, आपको इजी रहेगा डिसीजन लेने में कि ये मेरा परफेक्ट साइड पिक्चर है और इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, टिगरिंग की तरफ मैं जा सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ, और मेरा परफेक्ट एमिंग एंड परफेक्ट डिसीजन मेकिंग, ये आपका माइंड से ये आ जाता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैक साइड के अंदर फ्रंट साइड और उसके अंदर टारगेट। नॉर्मली क्या होता है, शूटर कैसे एडजस्ट करते हैं कि वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बैक साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, दे रीच डायरेक्टली फ्रंट साइड एंड टारगेट। जब आप फ्रंट साइड एंड टारगेट आप चले जाते हैं तो आपका एक कॉमन मिस्टेक होती है, आप ये बोलोगे कि मेहनत मैं बहुत कर रहा हूं लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा परफेक्टली। जैसे आपने हमें उदाहरण दिया जाता है, अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है कि अर्जुन इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर थे, बहुत अच्छा निशाना लगाते थे। जब उनके गुरुकुल में जब उनकी शिक्षा हो रही थी तो एक दिन द्रोणाचार्य सर ने उनसे, सभी स्टूडेंट से अपने पूछा कि आपको पेड़ पे एक चिड़िया है उसमें क्या दिख रहा है। तो उनका सारे सभी का, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और दुर्योधन, दुशासन, जितने भी उनके स्टूडेंट थे, सभी का अपना अपना अलग विजन था। किसी को पूरा पेड़ दिख रहा था, किसी को पेड़ में पत्तियां दिख रही थी, किसी को जो भी अपने अनुसार उन्होंने डिसीजन दिया और उनको मेकिंग बताया और उन्होंने उसका आंसर दिया। बट अर्जुन ने क्वेश्चन क्या समझा कि उन्होंने क्या बोला कि आपको इस पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, एक क्वेश्चन सबसे पहले समझने वाली बात होती है, इज देयर इज समथिंग स्पेशल थिंग और ही वांट टू नो। उन्होंने, सभी ने बताया चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। कहने का मतलब, अगर आपका विजन परफेक्ट है,
आपने क्वेश्चन को सुना और उसको इम्प्लीमेंट किया है, आप शूटिंग फील्ड में आए हैं, तो आप एमिंग एंड सेटिंग आपका बेसिक है। जब तक आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप क्लियर नहीं देख पाएंगे, तब तक आप डिसीजन कैसे लोगे आप। तो अर्जुन ने यही बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो कहने का मतलब उनका विजन इतना शार्प था, वो इतने फोकस्ड थे, उनका आई बॉल इतना स्टडी था कि जब गुरुदेव ने बोला और सीधा उन्होंने उस विजन को उन्होंने शार्प करना शुरू किया। देखता तो इंसान, मैं आपको सामने देख रहा हूं तो माई विजन इज वाइड, मैं इधर भी देख सकता हूँ, इधर से सकता हूँ, सामने भी देख सकता हूँ, बट आई एम फोकस टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो दैट इज, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो बैक साइड है, नेवर निग्लेक्ट। बैक साइड के अंदर आपको फ्रंट साइड फिक्स करना है और उसके बाद टारगेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैक साइड आपके आई के बहुत क्लोज है और उसको आप निग्लेक्ट कर दो, बस फ्रंट साइड एंड टारगेट पे एमिंग करेंगे तो आप सेंटर में और लगातार अच्छे ग्रुप्स और अच्छी स्कोरिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो समझाने का तरीका ये था। और इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए, आज दूसरा एग्जांपल अगेन मैं आपको महाभारत में से दूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत के सीरियल दोबारा चलाए गए थे, ताकि लोग एक तो घर में रहें, दूसरे कुछ ऐसी चीजें रामायण और महाभारत में हैं जिससे हम आप लोग वहां से सीख सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी सीखने की बात है आपकी शूटिंग। उसमें जितने भी पात्र हैं, सब पात्र अपने आप में एक विलक्षण थे, सबके अंदर एक असीमित ताकत थी और सभी ने मेहनत से उसको अपने अर्जित किया था। तो उसमें एक जब एपिसोड में ये दिखाया गया, या आपने गीता महाभारत पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, कहानियां भी बताते हैं। अगर रिसेंटली मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन में हमने ये चीज देखी भी है और वही अपना जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब स्वयंवर होता है पंचाली का, और उसमें जब सारे धुरंधर जाते हैं वहां पे निशाना लगाते हैं, और स्वयंवर का जो मुख्य वहां पे बनाया गया था कि एक मछली तैर रही है और उसमें आपको पानी में उसका प्रतिबिंब देख के निशाना लगाना है। तो उस टाइम का जो टेक्निक थी, उस टाइम की जो उनकी प्रैक्टिस थी, उस टाइम की जो उनका विजुअलाइजेशन और उनका जो प्रैक्टिस करके उन्होंने जो हासिल किया था, या उनका आप ये कर सकते हैं कि माइंड पावर इतना था कि वो लोग उस काबिल थे। इसीलिए ये टफ टूर्नामेंट रखा गया सिर्फ एक फंक्शन को जीतने के लिए, कि जो सबसे ज्यादा क्लेवर होगा, सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसका फोकस अलाइनमेंट सबसे ज्यादा होगा, वो उसी के साथ में अपने जो द्रौपद है अपने बेटी का ब्याह करेंगे। तो उसमें जो रखा गया कि फिश जो है वो मूव कर रही है और वो ऊपर है, उसका प्रतिबिंब आपको नीचे दिख रहा है, और अर्जुन, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कोई नहीं मार पाया, बट अर्जुन ने वो निशाना लगाया। तो दैट्स वाई अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर हुए। उन्होंने क्या देखा, एक तो मूवमेंट, आपका फिश का मूवमेंट हो रहा है, सेकंड उसका आप केवल प्रतिबिंब देख रहे हैं, और प्रतिबिंब देखने में उसका उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया होगा, उन्होंने कितने ट्रेवल में वो कर रही है, और कितना उसका उस कमरे में वेंटिलेशन कितना है उसकी, और वैक्यूम का जो प्रेशर है, घनत्व है, वो कितना है, प्लस उनके तीर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, सेकंड उनका पोजीशन, उनका ब्रीथ कंट्रोल, और कैसे उनके इमेज पावर, विजुअलाइजेशन, एंड ही डायरेक्टली हिट द फिश आई। तो कहने का मतलब ये है उनको भी ब्लड विजन हुआ होगा। अगर उन्हें परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, परफेक्ट एमिंग टेमिंग, उनको अब देख तो रहे हैं वो क्या नाम है परछाई को, पानी को, जिसमें वो फिश मूव कर रही है, बट ही इज एमिंग अपवर्ड। तो कितना डेडिकेशन वहां से सीखने को मिलता है कि अगर एक इंसान आज की डेट में, एक शूटर या कोई भी एथलीट, चाहे वो बिगिनर हो या लाइट हो, या फिर जो अभी हाई लेवल पे खेल रहा हो, हाई परफॉर्मेंस के सिलेक्शन पॉलिसी में हो, तो उसका आप वहां से आप सीख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, इतना मुझे अपने अंदर प्रैक्टिस से, नॉलेज से, प्रैक्टिस करके और इम्प्लीमेंट करके वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। तो साइटिंग इज द फर्स्ट, जिसमें आप जब तक आप करेक्ट देखोगे नहीं, तब तक आप डिसीजन कैसे लोगे, क्योंकि आपका जब तक आप आंखें खुलेंगी तभी आप देख सकते हो ना कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये साइड परफेक्ट है कि नहीं है। कोई भी चीज अगर मान लो आप आई क्लोज हो तो आपका बॉडी बैलेंस भी नहीं बनेगा। यू कैन ट्राई,
आप जैसे खड़े हो, आप खड़े हो तो आपको सब कुछ दुनिया अच्छी लगती है और आप परफेक्ट खड़े हो। द मोमेंट यू क्लोज योर आइज, क्या होता है, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो साइड जब आप देख रहे होंगे तो इससे सबसे अच्छे तरीके क्या है कि आपका जो ब्लाइंडर है ये बहुत अहम रोल निभाता है। जो आप ब्लाइंडर लगाते हैं या फिर जो लोग शूटिंग ग्लास लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप इससे बैलेंस भी बनता है, प्लस इससे आपका बहुत बड़ा रोल है। इसको कैसे सेट करना है, कितना डिस्टेंस, आईएसएसएफ ने जो डायमीटर दिया है, जो रूल दिया है, वो 30 mm विड्थ है, 100 mm इसका चौड़ाई है। बट आपका विजन, अगर कभी आपने तीरंदाज को देखा होगा तो वो दोनों आंखें खोल के करते हैं, उनकी दोनों आंखें खुली रहती हैं। अगर उनकी एक आंख बंद रहेगी तो ये बोलते हैं कि जो परफेक्ट डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपकी बोथ आई शुड बी ओपन। तो हम शूटिंग में क्या करते हैं, आई ब्लेंडर लगाते हैं सो दैट हमारा जो लेफ्ट आई है, अगर मेरी मास्टर आई राइट है और मैं इस राइट मेरा विजन मेरा हो, अगर मैं उसको एमिंग कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट आंख जो है वो बंद होना चाहिए। अगर आप आई ब्लेंडर नहीं लगाएंगे क्या करेंगे, बार बार आप आंख को बंद करके रखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी आईज बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगी और आपको हेडेक भी होने लगेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा जिसको आई साइट की प्रॉब्लम होती है, उनको फर्स्ट जो उनका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, दे फील हेडेक, उनका सर भारी दिखेगा और गिडनेस भी आएगा, चक्कर भी आएगा, क्योंकि आपको प्रोलॉन्ग टाइम तक खड़े होना है। आपका जो कंपटीशन है इट्स स्टिल 60 शॉट का कंपटीशन है और वो 60 शॉट खत्म करने के लिए आपको 1 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। तो उसके पहले 15 मिनट आपको अपने गन को, बॉडी को टारगेट से अलाइन करना है, सेटिंग एंड टाइमिंग रहता है। तो अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपकी आई स्ट्रांग नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर आपका आई ब्लेंडर परफेक्टली एडजस्टमेंट नहीं है, अगर आपको आंख बंद करके भी चलाना पड़ेगा, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद योर सेटिंग और योर आई। तो आपको डॉक्टर से के पास जाके आंखों को चेक भी करना है। इफ नीडेड आपको शूटिंग ग्लास भी लगाना चाहिए, और नहीं तो एक माइक्रो फिल्टर आता है जो नॉर्मल आई पीस जो होता है उसमें आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उसका डायामीटर आप उसको रिड्यूस और इंक्रीज नहीं कर सकते, वो 1.0 में फिक्स होता है। बट यू कैन बाय माइक्रो फिल्टर जिसमें कुछ कलर भी होते हैं, 5 कलर होते हैं, प्लस उसमें आप आइरिस का डायामीटर चेंज कर सकते हैं। जनरली 1.1 1.2 में हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि लाइट का क्या है और शूटर की एबिलिटी क्या है, उसकी आई साइट। दीपक सर, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, वॉइस में प्रॉब्लम है। तो एक मिनट। ओके, So Deepak sir, next, can we check your audio, please? Jitesh, is sir's audio clear to you? Yes, sir, it's clear to me. Okay, because I'm getting comments there is no voice. No, sir, audio is very clear. Audio is clear. Yes, sir. Please, sir, start. तो साइट अलाइनमेंट इज द मेन एलिमेंट। अगर आप पिक्चर विजुअलाइजेशन कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट जो डिसीजन लेना है, आप टिकटिंग में जा सकते हैं या फिर क्या नाम है उसका इम्प्लीमेंट करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो परफेक्ट अलाइनमेंट जो है आपका साइट एंड क्लियर। तो यू कैन सी अनदर स्लाइड जिसमें आप देखेंगे कि आइरिस को कैसे सेट किया जाए और उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए। और you can see the aperture should be set 1.0 to 1.2 mm. The iris bright light है तो आपको कितना छोटा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। फ्रंट साइड अपर्चर कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड अपर्चर जो मैक्सिमम है जो फ्रंट साइड आप इसमें लगाते हैं, जब आप फ्रंट साइड में लगाए जनरली स्टैंडिंग के लिए 4.0 एडवाइस किया जाता है कि 4.0 का फ्रंट साइड होना चाहिए। बट अभी करंट में जो कंपनी बना के दे रही हो 3.8 का है। तो रीजन एक डिफिकल्टी ये आती है, अगर आपका जो साइट अलाइनमेंट है जो आप टारगेट के डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और उसमें अगर स्मॉलर है, रिंग आपकी स्मॉलर है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, आपको ट्रिगर लेने में डिसीजन आती है।
मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक का ग्लास का है जो फ्रंट साइड है, और इसका जो नंबर है वो 4.0 है। तो 4.0 इज परफेक्ट बिकॉज यू कैन, जो आपकी लाइनिंग है, जो डिस्टेंस बनता है ब्लैक पोर्शन अगर आप देखेंगे साइड का टारगेट का, तो उसके बाद जो हम मेंटेन करते हैं, जो व्हाइट रिंग बचती है, तो उसमें आप क्लियर डिस्टेंस रहता है, सो दैट यू कैन टेक कंफर्म डिसीजन, और आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक वन, और ये हर शूटर को, और इसमें एक गलतियां हम करते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर साइड पिक्चर क्लियर नहीं है तो उसमें हम क्या गलती करोगे, आप टिगरिंग की भी गलती होगी और आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। कभी लेफ्ट राइट अप एंड डाउन किधर भी शॉट आपके जा सकते हैं। तो एक शॉट के अंदर एक शॉट डालना, और या यूं कहें कि आपका ग्रुप छोटा रखना, या फिर एक सिंपल आप समझ सकते हो, एक्यूरेट एमिंग एंड साइटिंग को मेंटेन करना। यू नीड द परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ योर अपर्चर विद योर आई। उसके लिए आपको चिप प्लेट का एडजस्टमेंट और आपका हेड प्लेसमेंट, दिस इज द मेन रोल, एंड द करेक्ट अपर्चर सेटिंग ऑफ। समटाइम्स क्या होता है, आपके जो ये बैक साइड है, ये बैक साइड में से क्लिक्स काम नहीं करते हैं। जैसे आप शूटिंग कर रहे हैं, समटाइम पता आपने देखा, और कभी कभी शूटर क्या गलती करता है, जो इसको हम फिक्स करते हैं, और किसी शूटर की गर्दन लंबी है या उसका सेटिंग सही नहीं है, तो क्या दिक्कत होती है, अगर उसकी हाइट की प्रॉब्लम है और उसकी गर्दन नीचे को है, तो उसमें भी कलर विजन नहीं दिखेगा, और वो कलर साइड पिक्चर नहीं देख पाएगा। परफेक्ट साइड पिक्चर देखने के लिए यू नीड योर प्लेसमेंट ऑफ हेड इज अपराइट। जैसे कल भी मैंने एक आपको अपना एक वीडियो दिखाया था, जिसमें कि हेड प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि हेड प्लेसमेंट ही आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जैसा आप देखोगे वैसे ही आप डिसीजन लोगे, एंड साइड अलाइनमेंट इज द मेन की। आप आंख बंद करके भी आप चला सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी अगर आपको देखनी है तो आप कितने, जब तक अलाइनमेंट आपका परफेक्ट नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग आपकी इजियर नहीं होगी। तो दिस इज बेसिकली मैं आपको जो साइड अलाइनमेंट के बारे में बताना चाह रहा था। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो सर आप ले सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो ब्रीदिंग का है, तो हम ब्रीदिंग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में। Sir, there are questions regarding the site picture. First question is, can we dominant eye के ऊपर जो आपने बताया है अभी कि we need a blinder if your left eye is dominant, तो right eye के left eye के ऊपर एक blinder लगना चाहिए। तो question is here, is it compulsory to shoot with the dominant eye? इट इज कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए एक मास्टर आई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और what is the distance of the blinder permitted is the question which came. तो देयर इज ए ब्लाइंडर अगर आपके आई को टच कर सकता है, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं डिवाइस के साथ, प्लस आप इसको एक हेडबैंड में भी आप ऐसे पेपर के साथ भी लगा सकते हैं। आइडिया इज ओनली कि आपको डबल इमेज ना बने। आपकी जो रेटिना है लेफ्ट आई इसलिए करते हैं, अगर आपका राइट आई जो है आपका मास्टरपीस है, तो आपको लेफ्ट आई हम कवर करते हैं सो दैट आपको इस आंखों पे स्ट्रेन न आए, प्लस अगर आपकी आंखों में साइड में लाइट आ रही है तो आपका बैलेंस ज्यादा बनेगा। और तो इसको केवल सिर्फ कवर करना है, मतलब ये है कि सिर्फ आपको जो रेटिना से डायरेक्ट आपका आई साइड जाके रिफ्लेक्ट होता है, इमेज जो आपकी बनती है उसको ब्लॉक करना है। और आपकी जो मास्टर आई है चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, उसके लिए आप परफेक्ट विजन बना सकते हैं, परफेक्ट आप सर्किल मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर टिगरिंग कर सकते हैं। सर फ्रंट साइड which size for the front sight is good for shooting? I use a 3.6. Is that okay? See, 3.6 एयर में it is too small because जितना आपकी आई छोटा रहेगा, जो फ्रंट साइड पिक्चर जो है फ्रंट, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो फ्रंट साइड है जितना स्मॉलर रहेगा उतने आपको डिफिकल्ट होगी डिसीजन लेने में। तो स्टैंडिंग में 3.6 इट इज नॉट रिकमेंडेड। कोई शूटर परफेक्ट आई है, उसका परफेक्ट होल्ड है,
then you can shoot. You are shooting, you are a good eyesight you have, but आपका जो परफॉर्मेंस है क्या होता है सर, जैसे कि शूटिंग में 100% आपका स्टॉप नहीं होता, मूवमेंट रहता है, आपको उस मूवमेंट में ही जज करना है और डिसीजन लेना है। आपकी जो मूवमेंट होती है वो टारगेट के राउंड शेप में होती है, जैसे मैंने कहा होता है सेंट्रिकल होता है, एक सेंट्रिकल। जब आपकी मूवमेंट राइफल की सेंट्रिकल होगी तो आप डिसीजन लोगे, तो आप सेंटर के, क्योंकि जो सेंटर का है, जो एक्यूरेट जो सेंटर है 10 मीटर राइफल का, वो वहां से और उसका बोथ द साइड जो डिस्टेंस है 0.5 mm है, तो आप किसी भी एंगल से अप्रोच करोगे तो आप सेंटर को हिट कर सकते हो। अगर आपका अपार्चर छोटा है, मान लो फ्रंट साइड पिक्चर आपका 3.6 यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, आप एक्यूरेट ब्लैक पे ही रहोगे। अगर थोड़ा भी बॉडी मूवमेंट होगा तो आपका शॉट जो है बहुत दूर जाएगा। इवन शूटर आर शूटिंग विद द 3.8, वो भी परफेक्ट है, क्योंकि जो कंपनी बना के दे रही है उसका मतलब ये है कि 3.8 इज परफेक्ट फॉर दिस Walther rifle. But actually, if you are a beginner or if you are elite, you want to improve your sighting, you need first start with the bigger 4.0. Then आपकी अगर एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, आपका बैलेंस इंप्रूवमेंट हो जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग कंफर्मेशन आ जाती है, फिर आप 3.8 पे जा सकते हैं। 3.6 as per my opinion, it is too less, too short to take the perfect performance in his shooting. Which color is best for sight, sir? It is depend upon, नहीं साइड का कोई कलर नहीं है। आप अभी तो पहले ओनली व्हाइट ही आता था, इसके पहले प्लास्टिक जो आते थे ओनली रिंग आते थे, बट नाउ कंपनियां आर मेकिंग कलरफुल, येलो भी बना रहे हैं। जैसे आपके पास माइक्रो फिल्टर नहीं है, थोड़ा कॉस्टली आता है, देन यू कैन, आपको फ्रंट साइड में ही आप वो रिंग आता है प्लास्टिक की जो होती है, उसको वो रेड में भी आती है, येलो में भी आती है, डार्क ब्राउन में भी आता है और प्लेन व्हाइट भी आता है। तो जनरली इट इज इंडिविजुअल चॉइस कि आपको कहाँ पे साइट जो है परफेक्ट आप देख सकते हैं, आपका विजन कैसा है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट सर। Which color is permitted for the blinders? आपके साइड ब्लाइंडर्स के लिए कलर नॉर्मली व्हाट डू यू रेकमेंड? कोई कलर नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, आइडियाज ओनली। कोई आप किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ब्लाइंडर पे नहीं करना है, आप साधारण पेपर का लगा सकते हैं। अब जैसे इनका ब्लाइंडर ब्लैक है, आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, या और कुछ भी आप लगा सकते हो, बट इट शुड बी, अगर आप ब्लैक यूज करेंगे उससे फायदा ये होगा कि डायरेक्टली जो लाइट आ रही है आंखों पे वो ब्लॉक हो जाती है, और आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपको हेल्प होती है। तो ऐसा ब्लाइंडर के लिए कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, इट इज इंडिविजुअल चॉइस। मेरे पास ब्लाइंडर नहीं है, मैंने अब शॉर्ट में भूल गया तो मैंने पेपर का ही फाड़ा और सिंपली उसको मेंटेन किया, उसका जो डिस्टेंस है, विड्थ और हाइट नापा और मैंने यूज कर लिया। तो उसके लिए कोई कलर, ब्लेंडर के लिए कोई कलर नहीं है ऐसे एज सच। बाकी इंडिविजुअल कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, इट इज देयर ओन चॉइस। Own choice, and it depends on the lighting also. कि lighting depending on competition. ब्लेंडर की लाइट का कोई कंसर्न नहीं है, आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, इस ओनली सूद योर आई, कौन सी लाइट आपको या कौन सा उसमें सूद कर रहा है आपको। आइडिया ओनली टू ब्लॉक योर वन आई, अदर लेफ्ट और राइट, जिससे आप शूट करोगे, मतलब आपके राइट साइड से आप शूट कर रहे हैं तो यू शुड, आपको सिर्फ क्या करना है, आगे का रोशनी ब्लॉक करना है। ऐसा नहीं है कि ये कलरफुल होना चाहिए तो मेरा शूटिंग अच्छा होगा, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये विजन ब्लॉक करना है। आप हाथ भी लगा सकते हो, एक छोटा पेपर का टुकड़ा भी लगा सकते हो, और इसमें भी ये है कि शुरू में जो डायामीटर है, जो एसएसएफ रूल है जिसमें इसका विड्थ होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से द यू गो मोर एक्सपीरियंस शूटर, यू आर गोइंग टू मोर अहेड फॉर द हाई परफॉर्मेंस साइड, तो इसका साइज भी आपको कम कर देना चाहिए, बिकॉज जितना आपकी आंखें खुलेंगे उतने यू गेट मोर बैलेंस, इतना आपकी लाइट में आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका बैलेंस चेक करना है, आप ऐसे खुद ही खड़े हो जाओ, अगर आप ऐसे नॉर्मल खड़े हो और आपकी आंखें ओपन है तो यू कैन स्टैंड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, आप गिरोगे नहीं, बट द मोमेंट यू क्लोज योर आईज तो इट इज डायरेक्टेड लिंक विद योर सिस्टम, कि आपको बैलेंस बनाने के लिए आपकी आंखों में रोशनी आना जरूरी है। तो इट इज नॉट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट साइड टू रेयर साइड।
इसमें अगर एयर राइफल शूटर है तो उनको देखेगा, उनको इसमें लिखा हुआ है केवल आपका ये जो मजल है, मजल से आपकी जो साइट है ये आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाकी इसके डिस्टेंस ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और चूंकि जितना आप दूर रखेंगे उतने आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, उतने आपकी ग्रुपिंग टाइट रहेगी। बट मेक श्योर आपका मजल से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है कि आप इस डिस्टेंस पे आप रखिए और इस यहाँ से आपकी अच्छी शूटिंग हो गई, इसका रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये है कि जो फ्रंट साइट है यू शुड नॉट क्रॉस मजल, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप राइफल शूटर है, आप देखेंगे कि उसमें मार्किंग दी हुई है, और दैट मार्किंग से आप आगे पीछे अपना अपने कंफर्टेबल अनुसार जहां आपकी नेक प्रेस हो रही है तो आप उसके आगे पीछे ला सकते हो। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है कि इतने डिस्टेंस पे आपको रख के एडजस्टमेंट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट इज फ्रीडम टू शूटर कि आप अपने सुविधानुसार कहीं भी आप सेटिंग कर सकते हैं। Sir, do we see the target zoomed from the lens of the sight? Also, No. can we use the blinder with our spectacles? नो, अगर आपके फिल्टर में आपका जो मैटर फिल्टर है उसमें अगर आपने जूम वाला फिल्टर लिया है जिससे आपका टारगेट जूम होता हो, उससे वो क्या नाम है अलाउ नहीं है एयर राइफल शूटिंग में, ना ही वो अलाउ है 50 मीटर राइफल में। तो जब आप फिल्टर खरीदेंगे तब आप उसका ध्यान रखना है, और ये चेक होता है अगर आपके अपार्चर में जूमिंग की सुविधा है जिससे टारगेट छोटा और बड़ा होता है, इट इज आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो जो स्कोपिक आपको अपार्चर नहीं खरीदना है। स्कोपिक अपार्चर जो दूसरा इवेंट है जो हमारा अच्छा अप्रूव्ड इवेंट नहीं है, मोस्टली आप दे आर टेकिंग हंटिंग में आप देखे होंगे उसमें लोग यूज करते हैं, टारगेट भाग रहा है और आप उसको पास लाके आप शूट करते हैं। वो जो अच्छा सब रिकमेंडेड शूटिंग है, टारगेट शूटिंग जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इसमें स्कोपिक का अलाउ नहीं है सर। Can we use contact lenses for shooting? Yeah, you can use contact lens आप shooting, there is no any issue, वो अलाउ है। क्योंकि हम शूटिंग ग्लास भी यूज करते हैं, अगर किसी शूटर की आई साइट पावर वीक है तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्लास बनाते हैं, दैट आल्सो भी अलाउ। आप उसमें करके आप उसमें आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप परफेक्ट साइड पिक्चर आप देख सकते हैं। और एनी अदर क्वेश्चन सर? तो वी कैन मूव। A question which has come is please clear the dominant eye topic. अगर आपको बेसिकली चेक करना है कि मेरी आई साइट कैसे, कौन से लेफ्ट और राइट है, तो आप सिंपली आप दोनों आंखें खोलिए और थंब को आप आगे रखिए एंड दस मेक इट मोर क्लोज टूवर्ड्स योर नोज। आप लेके आए और जिस साइड में आपका थंब जाता है, एक जनरल बेसिक चेकिंग है ये कि जिस टाइप आपका थंब जाता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, यू कैन दैट इज योर मास्टर आई पीस। एक जनरल बेसिक पता करने के लिए, और इफ यू वांट टू मोर क्लियर कि मेरा कौन सी आई साइट परफेक्ट है, तो यू कैन विजिट द डॉक्टर, दे कैन प्रिस्क्राइब यू व्हाट इज योर परफेक्ट आई साइट। बट बेसिकली जानने के लिए जनरली हम यही चेक करते हैं कि अपना थंब रख के और उसको टूवर्ड्स योर नोज लेके आते हैं, तो जिधर नोज के लेफ्ट गया तो लेफ्ट, राइट गया तो राइट, और दोनों सुविधाएं हैं। अगर कोई किसी शूटर का मास्टर आई लेफ्ट है तो उसके लिए भी ऐसा सब में सुविधा है, उसको जो है जो आई साइड जहां हम फिक्स करते हैं, आपका जो बैक साइड है उसमें एक एक्सटेंशन लगता है और उसके तहत वो अपना बैक साइड और फ्रंट साइड एडजस्ट कर सकते हैं। तो मास्टर आई कैसे पता करना है एक जनरल मैंने आपको बताया, बट यू आर गोइंग टू मोर एक्यूरेसी, तो एक आई स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए और वो आपको बताएंगे कि आपकी मास्टर आई कौन सी है। या आप रीडिंग करते हैं, आप ये भी देखिए कोई चीज आप अपने पास लेके आते हैं और रीडिंग करते हैं तो भी आपको उसमें जज हो जाएगा बेसिकली कि कौन सी मेरी आई साइट बेटर है या मेरी फोकस किस पे ज्यादा होता है। तो हाउ टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ द राइफल सर? बैलेंस ऑफ द राइफल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप एक सिंपल उठा के अपनी आप राइफल देखिए जहां पे आप होल्ड करते हैं, राइट। अगर मान लो मैं ऐसे होल्ड करता हूं, अगर इस राइफल में ज्यादा वेट तो आगे को जाएगा, तो आपको कितना वेट इंक्रीज करना है डिपेंड अपॉन योर बॉडी वेट, आप कैसे होल्ड करते हो गन को। अब जिनकी राइफल है मेरे हिसाब से इसमें आगे वेट ज्यादा है,
बट जब वो शूटिंग करते हैं तो उनको परफेक्ट मिलता है। जनरली कैसे चेक करना है, एज पर जैसा आप जानते हैं कि आपको अलाउ केवल 5.5 kg है। कंपनी जो बना के दे रही है वो एक्स्ट्रा वेट बना के नहीं देती है, वो सिर्फ एक मॉडल बना के देती है, और डिपेंड करता है इंडिविजुअल शूटर पे। किसी को उसमें कोई वेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अच्छा उसका बैलेंस बनता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बट किसी शूटर को अगर इंक्रीज करता है वेट लगाने का मतलब ये है कि आपकी राइफल जितना अगर थोड़ा हैवी रहेगा तो उतना रिकॉइल कम होगा और आप अच्छे उसमें ऑब्जर्व कर पाओगे, उसको रिकॉइल को बॉडी के साथ में आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। बेसिकली जो चेक करने का है कि आप एक पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जहां आप होल्ड करते हैं वहां आप रखिए, और उससे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरी राइफल बैलेंस है कि नहीं है। एक ये भी आप जस्ट मैनुअली अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक में कि आप कितना इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप ये भी देखेंगे जब आप शूटिंग पोजीशन में आप जाते हैं, अगर आपका ब्लैक सिलेंडर है या थोड़ा आगे ज्यादा वेट है तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी राइफल आगे फ्रंट को गिरेगी। जनरल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसे छोड़ खड़े हो जाइए, अगर आप फ्रंट में डीप हो रहा है तो यू नीड टू ऐड सम वेट। आप वेट करोगे तो आपका बॉडी बैलेंस होगा। कुछ शूटर क्या करते हैं, पूरा बॉडी ही शिफ्ट कर देते हैं, उसके साथ में राइट शोल्डर आप कर देंगे तो भी आपका बैलेंस नीचे जाएगा। तो इस डिपेंड अपॉन टू करेक्ट योर पोस्चर फर्स्ट, देन यू बैलेंस योर राइफल। तो ये एक्यूरेट जनरली चेक करने की बात है, और कहाँ पे कितना वेट लगना चाहिए वेट लगा के शूटर को वो ग्रुपिंग करे, वो खुद उसको महसूस करे कि उसकी ग्रेविटी मेंटेन हो रही है, डिप राइफल मेरी डिप नहीं कर रही है, और मैं लेवल पे हूँ और साइड को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से वो माइक्रो या 10 ग्राम 20 ग्राम माइक्रो सेटिंग तक आप वेपन के राइफल के सेटिंग पे आप जा सकते हैं, उसको वेट बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी ऐसे में using I'm using a duplex at rare site, is that allowed as per ISSF rules? या डुप्लेक्स इट इज अलाउ, ओनली अलाउ क्या नहीं है, दैट इज यू आर इफ यू आर इन योर माइक्रो फिल्टर यू आर यूजिंग स्कोप, जिसमें आपका टारगेट आगे और पीछे हो सकता है, या आप जो भी लेंस यूज कर रहे हैं उसमें आपका टारगेट अगर वो जूमिंग कर रहा हो तो वही लेंस अलाउ नहीं है। बाकी आप जनरल जो डुप्लेक्स बना है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो परफेक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे इसका एक टॉपिक भी रखा गया था, दिस ऑल द क्वेश्चन ये शुड कम्स इन द स्टडी वन, जिसमें सर आपने पूछा भी था कि आपसे कनेक्टेड आप पूछोगे तो आपको परफेक्ट आंसर उसी टाइम मिल जाता है। तो आप जब भी इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिस में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आप दिखाइए कि मैंने माया फिल्टर लिया है नया। पिछले कई ऐसे एक दो कंपटीशन में बहुत अच्छे शूटर है, नेशनल स्क्वाड का शूटर था, अननोनली उन्होंने बाई किया। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे इंडिया में कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने से पहले जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कर रहे हैं या कैटलॉग आप देख रहे हैं तो उसमें चेक करिए कि ये शूटिंग के लिए है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो यूरोप में या बाहर फॉरेन कंट्री में खेले जा रहे हैं बट इंडिया में नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं शूटिंग के लिए, उसमें लिखेगा शूटिंग क्या नाम है डिवाइस, और वो मेरे आईएसएसएफ में रिकमेंडेड है कि नहीं है। तो लेने से पहले आप ये जरूर सोचें कि उसमें कोई स्कोपिक ना हो, क्योंकि आप पैसा खर्च करेंगे उसमें और काफी महंगा आता है, 19,000-20,000 का तो वहाँ की प्राइस है। इंडिया में आप जाओगे तो 28,000-29,000 रुपए का भी मिलेगा। तो इसलिए प्लीज खरीदने से पहले यू टेक एडवाइस योर कोच, या फिर क्या नाम है किसी एक्सपर्ट से, या फिर जो आपके सीनियर हैं उनसे आप गाइडलाइन ले लें, तब आप इंपोर्ट करें। क्योंकि बाहर से मंगाना है, एक्सपेंसिव है, और बाद में आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपने 28-30,000 रुपए खर्च कर दिए और पता लगा ये अलाउ है नहीं, या फिर आपको लगा के आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप इज टचिंग द साइट, रेयर साइट, इज दैट परमिटेबल? नो, एज पर आईएसएसएफ रूल आपका कैप जो है वो टच साइट को टच नहीं करना चाहिए। आप कैप अलाउ है जिसका डिस्टेंस है कि आप फोरहेड से अगर आप नापेंगे तो 80 mm फ्रॉम फोरहेड आपका जो पीक है उसकी हो सकती है, बट इट शुड नॉट टच द, अगर आपके कैप जो है वाइजर जो है अगर आपका टच कर रहा है तो जनरली क्या करता है, टच करता है कि आपका जो बैक साइड का जहां पे हम क्लिक चेक करते हैं, ऊपर वाला जो अप एंड डाउन शॉट करते हैं, उस क्लिक पे क्या करिए आप वहां कट बना सकते हैं अपने वाइजर पे, तो दैट जो आप
प्रॉपर किक रखें। अगर आपको टच हो रहा है, आइदर आप उसको पीक को ऊपर करिए। अगर आपको लगता है कि पीक ऊपर करने से रोशनी ज्यादा आ रही है, तो आप वहां पे कट कर दें, सो दैट कि वो टच ना हो। क्योंकि वो टच करेगा, कोई भी रेंज अफसर आके बोलेगा, एक बार दो बार आपको डिस्टर्ब करेगा, उससे आपका फोकस हटेगा और आपकी शूटिंग खराब भी हो सकती है। Can we start the next topic, sir? We've ओके, answered most तो of the नेक्स्ट questions. टॉपिक है ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग इज वेरी इसेंशियल। अगर आज ब्रीदिंग है तो भी आप शूटिंग कर पाएंगे। अब ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर और हमारी लाइफ जब एंड होती है तो भी ब्रीथ से ही होती है। सो एनी स्पोर्ट्स के लिए ब्रीथ का होना जरूरी है। फर्स्ट डे में एक क्वेश्चन आया था कि जब मैं कंपटीशन करता हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसका आंसर यही है, आप सिर्फ एक ब्रीथ ऐसा सिस्टम है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, सिर्फ हमें फील होता है। बट ब्रीदिंग से कनेक्टेड है आपका हार्ट बीट, कनेक्टेड है आपका ब्रेन, कनेक्टेड है आपका होल सिस्टम। अगर कोई बायोलॉजी का शूटर होगा आप में जो हमें देख रहे हैं, तो आप ये समझें कि जो हमारा एनाटॉमी है या हमारा जो बॉडी है, तो वो कैसे है। अंदर सिस्टम में कोई बोन नहीं है, बोन हमारा केवल आउटर फेस में, बट इंटरनली ओनली मसल्स और केमिकल्स इसके उससे बने हुए हैं। तो जो ब्रीदिंग सिस्टम है, अगर आप एनाटॉमी आपको देखेंगे, थ्रोट से ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है और हैंग करता है, ओवर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप हार्ट का देखें तो हार्ट भी कनेक्टेड है, सब ऑल मसल्स है उसमें, छोटे छोटे फाइबर जिसकी वजह से बना हुआ है। उसके बाद आपके डायाफ्राम है, आपके रिब्स है, आपका लंग्स है, देन फॉलोड बाय आप और अंदर जाएंगे तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्प्लीन है, देन आपका किडनी है, देन यू फाइंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप जो इतने ही सिस्टम में सारा खेल है। कहने का मतलब कि आपका जो बॉडी है वो दो पार्ट में है, एक अपर एक लोअर, और इन दोनों जंक्शन कौन कर रहा है, हमारा स्टमक। और स्टमक में ही आपके सारे फंक्शन है, इतना फंक्शन है इसके अंदर, ये पूरी फैक्ट्री है। और आपकी जो राइफल शूटिंग है वो इसी के ऊपर है। यानी जब आप इसको रख रहे हो तो सारा वेट कहाँ जा रहा है, पेट पे ही जा रहा है आपके। या आप ले रहे हो तो कहीं न कहीं पूरा आपको सिस्टम के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब तक आप सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक आप राइफल शूटिंग, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और उसमें छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ब्रीदिंग का जहां तक सवाल है, तो ब्रीदिंग अगर मैं कहूंगा कि आप एक बार अपना एक लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पे रखें और राइट हैंड अपने पेट पे रखें, और यू टेक ब्रीदिंग, या ब्रीथ करके देखिए। इसमें आप ये चेक करेंगे कौन सा हाथ आपका ज्यादा उठ रहा है। अगर आपका ब्रीदिंग करते समय चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है तो आप लंग से सांस ले रहे हैं। अगर आपका स्टमक आपका अगर फूल रहा है तो आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीदिंग जनरली अलाउ है शूटिंग के लिए, बेली ब्रीदिंग या डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। आप उसको योगिक ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। जैसे जनरली आवर जो बॉडी, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है बेली ब्रीदिंग के लिए। लंग्स जो हमारी कैपेसिटी है, लंग्स जो है वो फिल्टर है। आप बहुत सारा हवा हम इनहेल करते हैं, जब आप एयर इनहेल करते हैं तो जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे है, लोअर में है। और जैसे अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, जनरली आपने देखा होगा जब आप मैच का बटन खेलने जाते हैं, जैसे रेंज अफसर बोलता है योर मैच स्टार्ट टाइम, तो सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या होता है, हार्ट डिमांड्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यू कैन सी द स्लाइड, एक अडल्ट पर्सन का जो ब्रीथ लेने का जो तरीका है वो 12 से 16 ब्रीथ पर, उसका जो रेंज है पर मिनट, एक मिनट में आप 12 से 16 ब्रीथ लेते हैं। लेकिन पूरे दिन में जो आप ब्रीथ लेते हैं वो 17,000 से लेके 24,000 तक है। यानी एक एथलीट का जो ब्रीथ रेट होना चाहिए वो 24 तक जाना चाहिए, ना कि 17 में एक ऑर्डिनरी मैन ब्रीथ लेता है पूरे 24 आवर्स में। लेकिन अगर आप एक्चुअल शूटर या फिर एक एथलीट है तो आपकी ब्रीथ बहुत स्लो एंड डीप होना चाहिए। जैसे आपने न्यू बॉर्न बेबी देखा है, नेचर ने हमें एकदम परफेक्ट बना के इस दुनिया में भेजता है। तो न्यू बॉर्न बेबी
क्या करता है, उसकी जो आप ब्रीदिंग देखेंगे तो वो ब्रीदिंग सिर्फ बेली ब्रीदिंग होती है। जब वो सांस लेता है तो सिर्फ उसका पेट जो है वो उठता है, उसका चेस्ट नहीं उठता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती है हमारी, और हम अपनी हैबिट को चेंज कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप राइफल शूटिंग कर रहे हैं तो आपको रिकमेंडेड जो बेली ब्रीदिंग, उसका रीजन है। बेली ब्रीदिंग करने से फायदे हैं। अगर आप चेस्ट से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे आपने चेस्ट के सामने आपकी राइफल रखी है, अब आप लंग से ब्रीथ आप लेंगे, ब्रीथ उसमें भी लंग से होगा, बट लंग्स थ्रो यू आर गोइंग टू द टुवर्ड्स योर बेली। तो जिसमें आप डायाफ्रामिक जो है आपका डायाफ्राम से ही सटा हुआ आपका लंग से, जहां पे आपका फिल्टर होता है। जब आप बैलून जैसे आप पेट में हवा भरते हैं तो क्या होता है, आपको डायाफ्राम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। जो भी आप ऑक्सीजन आप अभी ले रहे हैं, जो भी आप हवा इनहेल कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं कि जो मैंने अभी इनहेल किया है वो ऑक्सीजन इनहेल किया है कि नाइट्रोजन इनहेल किया है कि CO2 इनहेल किया है, क्या इनहेल किया, इथेन मीथेन कौन सी गैस मैंने इनहेल करी है, वो हमें नहीं पता। वो हमारा जो लंग्स है उसको फिल्टर करता है, और बॉडी में सिर्फ आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जब ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए, चूंकि जब मैंने अमाउंट में ब्रीथ लिया है और वो जाके अकुमुलेट हो गया है लंग्स में, तो लंग्स के फिल्टर करने के पार्ट है, और जो फिल्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो डायाफ्राम के नीचे है। जब आप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो आपका डायाफ्राम ऊपर आता है, और जब उसको प्रेस करेगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको सीधा हार्ट को सप्लाई होगी, जो वही हार्ट फिर क्या करता है, उस ऑक्सीजन को मिक्स करके वो ब्रेन को भेजता है। आपका हार्ट बीट बढ़ता कब है, जब ब्रेन में सिग्नल नहीं मिलता है कि समथिंग कमिंग या कुछ ऐसा होने वाला है, वो क्या प्रिजर्व करता है। और शूटिंग के लिए जैसा आप लोग जानते हैं, और हमने पहले दिन बताया कि एक माइंड गेम है, यानी मेंटली स्पोर्ट्स है। जितना आप माइंड से इसको खेलते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल और टेक्निकल आता है। फर्स्ट आपका माइंड गेम आता है। तो माइंड को क्या चाहिए, डिसीजन लेना है उसको। अगर आप मैच खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा फियर फैक्टर क्या है, मेरा शॉट खराब ना हो जाए। जैसे ही ब्रेन में सिग्नल मिलता है, हमारा थॉट जैसे आया कि मुझे अच्छा करना है, वैसे ही आपका थॉट चेंज होते ही ब्रेन अलर्ट हो जाता है और क्या डिमांड करता है, समथिंग कुछ होने वाला है। तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, आई नीड मोर ऑक्सीजन। एज पर साइंस, एज पर मेडिकल, अगर आपका 4 मिनट, ज्यादा नहीं, ओनली 4 मिनट ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिलता है तो आपका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो सकता है। 4 मिनट अगर आपके हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। तो जो कैपेसिटी है सांस लेने की, योगी लोग किसने सांस में उसी पे तरक्की करते हैं, उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में अगर जानते हो, अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो उन्होंने जो सच्चाई और सत्य जाना है जीवन के बारे में, वो ब्रीथ पे ही जाना है। ब्रीथ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है और ब्रीथ से खत्म होती है। आपकी शूटिंग में ब्रीथ का बहुत रोल है। कभी कभी क्या होता है, आप एमी में गए हुए हैं और आपने सांस लिया, बहुत सारे शूटर क्या करते हैं, बस सांस भर लेंगे, या जिनको पता नहीं होता, और वो फिर वो राइफल को नीचे लेके आएंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे। उससे क्या होगा, कंजेशन शुरू हो जाएगा। आप क्या करो, जल्दी करो, जैसे मिला के फिर आप वो गलती कर दोगे। ब्रीदिंग आपको क्या सिखाती है, अगर आप बेली ब्रीदिंग ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी शूटिंग इंप्रूव करना है, आपको शूटिंग के बारे में जानना है, इवन आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है। आप नॉर्मली क्या होता है, बाय बर्थ वी आर निगेटिव, क्योंकि जब पैदा होते हैं इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव ही होके आते हैं। कैसे निगेटिव होते आते हैं, अगर आप आए तो नर्स क्या करेगी, अगर आप आए और रोए नहीं क्या करेगी, 2-3 थप्पड़ और भी लग जाता है टू चेक कि बच्चा सही सलामत है कि नहीं। अगर बच्चा रो दिया तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं रोया तो इमरजेंसी, समथिंग रॉन्ग, यानी बाय बर्थ वी आर निगेटिव। अब इस स्पोर्ट्स खेलने के लिए वी नीड द पॉजिटिव। पूरी जीवन में हमें पॉजिटिव होने के लिए सीखना पड़ता है, एक एक कदम पे सीखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की आपको शक्ल पसंद नहीं, या किसी से आप इतना जेलस फील करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह है कि चेंज योर थॉट। आप अपनी ब्रीदिंग पे आप काम करिए, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या करेगी, आप अगर आप बेली ब्रीदिंग आप करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपके हार्ट में जाएगा, और हार्ट आपका जो पंप करके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपका माइंड शांत होगा। और जैसे ही माइंड शांत होगा, यू फाइंड द सोल्यूशन।
वो आपको सोल्यूशन देगा। यानी जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, काम नहीं होगा, तब तक आप शूटिंग के आगे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी शूटिंग सिर्फ इमेजिनेशन है। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पे टारगेट रखा है, सिर्फ आपको अपनी बॉडी से सब कुछ करना है, अपनी राइफल को स्टडी करना है, विजन देखना है, टिगरिंग करना है और इम्प्रूव करना है। आपका जो भी आज का टारगेट है, जो भी आपका आज का स्कोर है, उसको इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एक तो आपका थॉट प्रोसेस वो निगेटिव नहीं होना है कि आपने जो भी आज गलतियां करी हैं उसको इम्प्रूव मैं करूंगा, उसको आगे चल के उसको मैं ठीक करूंगा। सेकेंड, अपना ब्रीदिंग, अगर आज की डेट में या अभी आज से सुनने के बाद जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ब्रीदिंग आप लंग से ले रहे हैं ड्यूरिंग शूटिंग, तो आप ये पैटर्न चेंज करिए, आप बेली ब्रीदिंग पे जाइए। बेली ब्रीदिंग करके आप देखेंगे तो यू आर मोर बैलेंस्ड, आपका सिस्टम धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा, आप फोकस हो जाएंगे और आप कामनेस आपके अंदर आएगी, धैर्य बढ़ेगा आपका और आप परफेक्ट डिसीजन लेंगे आप, और आपकी शूटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। तो वर्क ऑन द ब्रीदिंग। सेकेंड, एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, मैं आपको अगेन लेके चलना चाहूंगा। महाभारत में एक एपिसोड आता है जिसमें हमने देखा कि जो भीम है वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन भीम की डाइट भी बहुत ज्यादा थी। उनको उनको जो खाना दिया जाता था उससे उनकी भूख मिटती नहीं थी। तो क्या करते थे, जो रात को बचा हुआ खाना था वो रात में उठ के खाते थे, क्योंकि सबके सामने एक तो क्या है, सारे एक एज के थे तो उनको चिढ़ाते भी थे। दूसरे, तो क्या करते थे, जो रसोई का रात का खाना बचा हुआ था रात को जाके उठ के खाते थे। तो एक ही दिन ऐसी उनकी प्रैक्टिस थी, तो वो क्या बार बार इस डेली यही काम था, जैसे खाना बचा रहेगा। और ये बात तो उनके पेरेंट्स को पता था, या द्रौपदी को या फिर उनकी माता कुंती को, तो वो लोग थोड़ा रखते भी थे कि ये बंदा उठेगा और रात को खाएगा। तो एक दिन ये बात जब ऐसे क्या नाम है, जब वो अज्ञातवास में थे, तब जब उनके बर्तन की आवाज आई तो अर्जुन उठे और अपना धनुष बाण लेके आए कि शायद कोई ऐसे जानवर आ गया है जो हमारे घर में घुस आया है। और उसको मारने के लिए जब आए तो उन्होंने जब देखा कि वहां पे भीम बैठ के अंधेरे में भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि भ्राता आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोला कि उन्होंने उनको ये बताया कि मैं अभी, मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई है, तो ये बचा हुआ खाना मैं और मेरी डेली की प्रैक्टिस है। तो उन्होंने पूछा कि आप अंधेरे में कैसे खा सकते हैं, अंधेरे में आप खाना के लेके मुंह तक कैसे आप खा सकता है बिना उजाले के। तो उन्होंने बोला ये मेरी प्रैक्टिस से है। तो अर्जुन ने बोला क्या मैं अंधेरे में तीर चला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो शूटिंग है ये पूरा प्रैक्टिकल गेम है, तो आपको इसका अभ्यास करना है। एक दिन में ब्रीदिंग साइकिल आप नहीं समझ पाएंगे, आप उसको उठाएंगे और अभ्यास करिए, आप ब्रीथ करिए। जिस दिन से आपने ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग आपने स्टार्ट करेंगे, यू कैन एनालाइज कि आपका शूटिंग में फोकस इम्प्रूव्ड, आपका जितना भी इनर सिस्टम है वो सारा ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी हाइपरटेंशन से भी परेशान है, या आपका शुगर बीपी आपका ज्यादा हाई रहता है, या आप बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, या आपका टेम्पर हाई हो जाता है, मैच आने से पहले आप बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, आपका शूटिंग हो जाता है, आप देखते हैं आप लाल हो जाते हैं, एक अननेचुरल जो बायोलॉजिकल सिस्टम आपको सामने आता है, ये सब अगर आप बेली ब्रीदिंग करेंगे, आप बैठे हैं ऑफिस में चल रहे हैं, आप बेली ब्रीदिंग करिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका बैकबोन शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए। सिर्फ एक सिंपल सा इसका ये है, उसका भी रीजन ये है कि आपकी स्पाइन जो है, आपकी स्पाइन सारा कनेक्टेड है। अगर आपने देखा होगा कि आपकी स्पाइन जो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, तो जब आप उसको सीधा करते हैं उसके बीच में एक हल्का सा सुराख है जिसमें सीएसएफ फ्लूइड तैरता है, जिसमें आपके माइंड में, आपके माइंड का जो फ्लोट करता है वो सीएसएफ फ्लूइड में फ्लोट करता है। तो जब आप ब्रीथ करेंगे तो वो आपका ये साइज एरेक्ट होने पोजिशन होना चाहिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो क्या है आपको फोकस करने में आसानी होगी, दूसरे आपका रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है स्पाइन से लेके, क्योंकि शूटर बहुत ज्यादा स्ट्रेन अपने स्पाइन पे देता है, अपने लोअर बैक पे देता है, तो जब भी आप इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें भी आपको कंफर्टेबल मिलेगा और आपका फोकस बढ़ेगा। तो बेली ब्रीदिंग इज, आप बेली ब्रीदिंग बोलिए उसको, या एबी ब्रीदिंग बोलिए, या डायफ्रामिक ब्रीदिंग बोलिए, दिस इज द रिकमेंडेड फॉर द एयर राइफल शूटिंग और एनी काइंड ऑफ शूटिंग।
or for the normal day life also. Deepak Yes, sir, sir. can I come in? We've got only 7 minutes left, and there are questions which are there. I would like you to take the questions for breathing. Yes, sir. Breathing technique, belly breathing technique बताइए. They want to understand exactly how belly breathing is done. So if you can show it to them, Okay. it will be. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, नहीं तो आप वीडियो डाउनलोड करिए, उसको आप देखिए, आप अंडरस्टैंड करिए कि जब आप ब्रीथ लेते हैं तो आपका स्टमक में हवा आनी चाहिए, ये फूलना चाहिए. सेकेंड, आपका जब आप इन करते हैं तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए. अब मैं आपको शूटिंग में कैसे बेली ब्रीदिंग इफेक्टिव है मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लो मैंने ये पोजीशन लिया, ठीक है, नाउ मैं ब्रीथ ले रहा हूँ. अब मैंने इनहेल किया तो आपने देखा होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर उठा, मेरी राइफल उठी है, ठीक है. जब मैं ब्रीथ आउट करूंगा तो मेरी राइफल नीचे आ रही है. फोकस और मेरी राइफल आप देखिए. जब आप ब्रीदिंग करें उसके अलावा आपको कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए. तो जैसे आपकी, अगर आपका राइफल टारगेट आपका ऊपर है, आप 2 या 3 ब्रीदिंग से आप नीचे आप टारगेट पे आ जाएंगे. तो दिस प्रैक्टिस आप एनालाइज करेंगे जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे. आप खुद का पोजीशन लेंगे, जब 1 और 2 ब्रीथ आप करेंगे तो आपको इसकी रेंज पता चलेगा कि मुझे कितना ब्रीथ लेना है. और शूटिंग के लिए वही आपको रिकमेंडेड है, क्योंकि आप 2 ब्रीथ ले रहे हैं या 3 ब्रीथ ले रहे हैं या 4 ब्रीथ ले रहे हैं. आप ऐसा नहीं करना है कि एक बार आप गए, आपकी राइफल सेंटर पे है तो आप 1 ब्रीथ में आप रोके और चला दिए. नहीं, आपको एडिक्वेट ब्रीदिंग करनी है. हर शॉट में एक जैसा रिपीटिशन करना है. शूटिंग जो है आपकी, इट इज ए रिपीटेशन है, एक जैसा बार बार है, लगातार. देन यू कैन प्रोग्रेस. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. Is weight lifting good or bad for shooting? फॉर द राइफल शूटिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके लिए जैकेट है, स्पेशल शूज है, वी आर वेयरिंग ट्राउजर, और आपका जो लेफ्ट हैंड है मोर क्लोज, राइट भी आप मोर क्लोज है. आपने देखा कि आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, वेयर एज पिस्टल में कम होता है. पिस्टल में शूटर खड़ा है, सिर्फ उसका एक शोल्डर और ये हाथ उठता है. बट राइफल में आपने देखा कि बॉडी का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है. अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग इज रिकमेंडेड. ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करें, आपको अपना कोर को डेवलप करें, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो बाइसेप्स है, ये जो फोर आर्म मसल्स है, ये टाइट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये ज्यादा टाइट होगा, क्योंकि हमें क्लोज करना है, क्योंकि अपनी राइफल होल्ड करनी है, अगर ये ज्यादा क्लोज होगा तो क्या होगा, मसल्स आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, ये पुश करेंगी. सो दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड इन राइफल शूटिंग कि आप हैवी वेट ट्रेनिंग करें. लाइट वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, आप पुशअप भी कर सकते हैं, आप लंजेस भी कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं. बट हैवी वेट ट्रेनिंग ना करें जिससे आपके शोल्डर या फिर आपके बाइसेप्स या फोर आर्म्स पे टाइट हो. आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक आप खड़े हो रहे हैं तो आपकी बॉडी मसल स्ट्रेच होनी चाहिए. जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतने आपके अंदर इंडोरेंस और स्टेबिलिटी आएगी. और चूंकि आप अगर जिम में जाके आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी मसल्स तो दिखेगा, बट आपकी शूटिंग में क्या करेगा, जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी. अगर मैंने मान लो मेरा बाइसेप्स बहुत हार्ड है, मैं जिम जाके सब बना रखा है और मेरे फोर आर्म बहुत टाइट है, अब मैं शूटिंग करूँगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक रहूंगा तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेरी नहीं रहेगी, मैं थोड़ी देर में थक जाऊंगा, या फिर मैं प्रॉपर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा. इसलिए जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो भी आपके कोच हैं आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उनको बताइए कि मैं राइफल शूटर हूँ, आई नीड टू स्ट्रॉन्ग माई कोर, मेरी कोर की आप ट्रेनिंग कराइए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. The next Yes, question is, when lifting my rifle, because of the rifle weight, belly breathing becomes difficult. How to cure that? कि राइफल उठाते टाइम, राइफल उठाते टाइम के बाद बेली ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है. बेली ब्रीदिंग डिफिकल्ट तब होगी जब आप बहुत ज्यादा खाना खा के आए. तुरंत खाना खा के आप जब आप ट्रेनिंग करेंगे, आपका जो फूड इनटेक है आप उसका ख्याल रखें. सेकेंड,
जब आप ट्राउजर पहनते हैं बहुत ज्यादा टाइट ना करें, या अगर आप बेल्ट पहनते हैं तो बहुत ज्यादा टाइट ना करें, इससे भी आपको बेली ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप बेली ब्रीदिंग आप यूज हो जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप अपना बचपन याद करोगे तो आप यू आर द नेचर ने आपको परफेक्ट बना के भेजा है। तो ये जो हमने अपनी ब्रीदिंग साइकिल चेंज करी है, जो थोड़ा बड़ा होके चेंज करी है, तो आज अगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन या 2 दिन आप जाएंगे, या 2 दिन वेपन साहब ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा आप ट्राउजर अपना लूज रखिए, बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिए, और खाना खाने के 1-2 घंटा आप गैप रखिए, उसके बाद करिए। देन यू फाइंड इजी इजीनेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि बेली ब्रीदिंग से आपका जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है, वो आपका जो करंट फॉर्म में है, आप जो अभी आप शूटिंग कर रहे हैं, मान लो आपका जनरल जो भी स्कोर आपका है, उससे मोर देन 10 एंड 15 पॉइंट्स आप इम्प्रूव कर जाओगे विद इन अ मंथ, अगर आप बेली ब्रीदिंग पे वर्क करते हैं तो। यस सर। And so the next is suggest core exercises. So this is a topic of physical fitness which we are going to take, and then it comes, sir, at what timing we release the trigger? Question mark है, 6 seconds, 10 seconds. Please advise. या जनरली Release. अगर आप जनरली इट इज 6 to 8 सेकेंड। जब आप ब्रीथ करते हैं, आपने देखा है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या होती है, ब्रीथ साइकिल क्या होता है कि हम 1 या 2 बार लंबी और गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद हमारी सांस सैलो हो जाती है, फिर उसके बाद लंबी और गहरी सांस लेते हैं। कभी आप अगर आप चेयर में बैठे हैं तो अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है आफ्टर दिस क्लास, ये आपका ब्रीथ साइकिल क्या है। तो जब आप एमी में गए हैं तो आप 2 बार गहरी और लंबी सांस लेते हैं, तब आपका ब्रीथ फिर सैलो होता है, उस सैलो में आपको पॉज करना है और रिलीज करना है। तो जनरली इट इज रिकमेंडेड 6 to 8 सेकेंड, और 8 से 10 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, वो हाई परफॉर्मेंस जो शूटर होता है, बहुत इलाइट होता है, जिसकी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी ब्रीथ पे, तो वो उसको मैनेज कर सकता है। बट जनरली 6 to 8 सेकेंड में it is advisable, you can release your Our shot. time is lapsed. We are about to, it will shut off on its own. So thank you very much. We see you tomorrow morning at 10. Thank you so much. Jai Hind.